तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कहानी का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत दिनों से एक फरमाइश थी, अब तो एक वेब सीरीज़ भी आ गई, बल्कि कई लोगों ने मुझे लिखा भी कि अब तो हद हो गई। हंसल मेहता ने भी कहानी सुना दी, कम से कम आप ही सुना दीजिए। हर्षद मेहता की कहानी काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद इसकी बारी आ गई, तो आज आपको कहानी सुनाता हूँ। हालांकि इस कहानी को सुनाने से पहले एक सच्चाई बताता हूँ कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, दलाल स्ट्रीट, शेयर, इन सब के बारे में कभी ज़्यादा जानकारी नहीं रही। कभी कभी कोशिश की समझने की, जितनी मेरी समझ है उतनी मैं आपको इस बारे में शायद बताऊंगा, लेकिन मेरी समझ से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक स्कैम, एक घोटाले की कहानी है। शायद आज़ाद हिंदुस्तान के अगर सबसे बड़े कुछ घोटालों के नाम लें तो उसमें से एक ये है, हर्षद मेहता स्कैम। क्या था ये मामला, क्यों इतना सुर्खियों में रहा, क्यों अब इस पे वेब सीरीज़ बन रही, और आखिर इस एक घोटाले ने पूरे देश को कैसे झकझोर कर रख दिया। जो मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है, दलाल स्ट्रीट नाम है। तो पहले तो मैं ये नाम सुन के ही थोड़ा अजीब सा लगता था, दलाल स्ट्रीट, क्योंकि हम लोग आम बोलचाल में दलाल का मतलब यही होता है दलाली करना, और उस मतलब इसको कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। लेकिन शायद दुनिया का सबसे पुराना धंधा है दलाली। दलाली से लोग पैसे कमाते हैं, और दलाल स्ट्रीट जो नाम रखा गया स्टॉक एक्सचेंज के बाहर की उस सड़क, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा रिलेट करता हूँ कि जो शेयर ब्रोकर होते हैं वहाँ पे जो लोग बिज़नेस करते हैं, वो एक तरह से पैसों की एक दलाली ही होती है कि किस शेयर में कितने पैसे नुकसान होगा, नफ़ा होगा, कौन से शेयर पे पैसे लगाने चाहिए, किस पे नहीं लगाने चाहिए, किस पे पैसे डूब जाएंगे। तो शायद यही वजह है, यही सोच होगी जिसकी वजह से दलाल स्ट्रीट नाम रखा गया। शेयर मार्केट शुरुआत में जो मुझे बताया गया था वो यही था कि एक लॉटरी, एक जुए की तरह है इसमें, और कई जो ऐड आता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये जोखिम के अधीन है, मतलब इसमें जोखिम भरा होता है। आप जो पैसे लगा रहे हैं ज़रूरी नहीं आपके पैसे वापस मिलें, डूब भी सकते हैं या आप बहुत कमा भी सकते हैं। तो एक रिस्क है, एक जुआ है शेयर मार्केट मेरे हिसाब से। जो इसके जानकार हैं वो शायद और भी इसका कुछ मतलब बताएं। शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है। मुझे एक बार बस कंपनी ने कुछ शेयर दिए थे, तो उसने ही जानकारी है मुझे, और वो शेयर जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने उसको बहुत पहले बेच भी दिया। इसके अलावा मुझे और कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये स्कैम जिसमें एक शख्स को शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा गया, हर्षद मेहता को, क्यों? एक दौर था अमिताभ बच्चन जब कोई भी फिल्म करते थे तो लगातार सुपर हिट, और इसीलिए वो सदी के महानायक भी हैं, एक के बाद एक हिट। मतलब जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन है, समझ लीजिए हिट होने की गारंटी है। वही हाल हर्षद मेहता का था। उनको शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। वो एक कोहिनूर है, पारस के पत्थर है। जिस शेयर पे हाथ रख दिया वो शेयर अपने आप आसमान छुएगा। जो पुराने लोग थे जलते भी थे हर्षद मेहता से, लेकिन कदर भी करते थे कि क्या इसकी समझ है। जो साथ के थे वो गुरु मानते थे। और हर्षद मेहता ने ऐसे ऐसे शेयर को ऊपर उठाया जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। और फिर ये स्कैम आता है जो करीब 4000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ का है। ये स्कैम सिर्फ स्कैम नहीं है, बल्कि इस स्कैम में एक और चीज़ जो हाईलाइट हुई वो ये कि हर्षद मेहता को जब पकड़ा गया तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने बाद में किया, और इल्ज़ाम लगाया सीधे देश के प्रधानमंत्री, तब पीवी नरसिम्हा राव थे यहाँ के अपने देश के प्रधानमंत्री, कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए मुझसे लिए थे। अब ये बात जब पता चली, जब मीडिया में आई, तो हड़कंप मच गया कि देश के प्राइम मिनिस्टर पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। हालांकि उस वक्त की सरकार ने, कांग्रेस ने इसका खंडन किया, कोई सबूत भी नहीं मिला, लेकिन रिश्वत देने का जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको भी झूठे इल्ज़ाम के लिए कभी सज़ा नहीं मिली, और जिस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा उस वक्त के प्रधानमंत्री, उनको भी कोई सज़ा नहीं मिली। तो दोनों तरफ से मामला यूं ही हशप हो गया। और उस वक्त हर्षद मेहता ने वकील रखा था राम जेठमलानी को, जाने माने देश के धुरंधर क्रिमिनल लॉयर। कहते हैं कि हज़ारों लोगों को शेयर में, बल्कि लाखों लोग होंगे, हर्षद मेहता की वजह से वो कंगाल हो गए। क्योंकि हर्षद मेहता की देखा देखी वो लोग भी उस शेयर में पैसे लगाते, और बाद में वो पैसे जब अच्छे दिन थे तब तो ठीक थे, जब बुरे दिन आए तो वो सारे डूब गए।
पर ये कहानी है क्या, हर्षद मेहता घोटाला है क्या, आम लफ्ज़ों में आपको कोशिश करूँगा समझाने की। गुजरात के राजकोट में जन्मा एक लड़का जिसका नाम हर्षद मेहता, शुरुआती उसने पढ़ाई लिखाई गुजरात में की, राजकोट में, फिर वो कुछ वक्त के लिए छत्तीसगढ़ गया, रायपुर में पढ़ाई की, फिर मुंबई आया, मुंबई से उसने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद तब तक उसके जेब खाली थे लेकिन सपने बड़े बड़े थे। इसके बाद उसने एक बीमा कंपनी में सेल्समैन के तौर पे काम किया, लेकिन उसकी मंजिल कुछ और थी। कुछ वक्त के बाद उसने उसे छोड़ दिया। फिर एक शेयर ब्रोकर के अंडर में काम किया कुछ वक्त, और फिर उसे भी छोड़ दिया, और फिर अपनी एक कंपनी खोली, और ये कंपनी खोली करीब 82 में। 82 के बाद हिंदुस्तान बदल रहा था। 91 में तब देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने अपने, और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। एक नई इकोनॉमी पॉलिसी, आर्थिक नीति देश में लागू हो रही थी, निजीकरण वाली बात चल रही थी, दुनिया की कंपनियों के लिए देश के दरवाजे खुल रहे थे, जिसका विरोध भी हो रहा था कि अपने लोगों की नौकरी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन एक नई आर्थिक नीति देश में लागू हो रही थी और उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। शेयर मार्केट भी उस वक्त बहुत अच्छा कर रहा था। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में कदम रखा, उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना उसने नाम रजिस्टर्ड कराया। एक आम छोटे से बिजनेस फैमिली से आया हुआ लड़का देखते ही देखते उसके बाद इस देश के मतलब इतना अमीर बन गया कि उसकी तस्वीरें छपने लगीं अखबारों में, मैगज़ीन में। मुंबई में आलीशान घर, महंगी गाड़ियों के शौक, गाड़ियों के पूरे कन्वॉय के उसकी तस्वीरें छपती थी। लोग अचानक उससे रश खाते थे कि ये बंदा है क्या, क्या करता है, अचानक इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, शेयर मार्केट में इतने पैसे लगा कहाँ से रहा है, जिसके पास कभी इतने पैसे नहीं थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। हर्षद मेहता का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने एक कंपनी में पैसे लगाए, और ये कंपनी एक सीमेंट की कंपनी थी जिसका उस वक्त शेयर मार्केट में जो रेट था वो करीब 200 रुपये था, और 200 रुपये के उस कंपनी के शेयर को हर्षद मेहता ने जब हाथ लगाया और ख़रीदा, अचानक कुछ ही वक्त के बाद वो शेयर जो 200 रुपये का था वो करीब 9 हज़ार रुपये का हो गया शेयर। मतलब एक शेयर की कीमत जिसकी 200 रुपये थी वो 9 हज़ार की हो गई। लोग भी भौंचक्के कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद इसी तरीके से अलग अलग कंपनियों के जिस शेयर को हर्षद मेहता ख़रीदता वो शेयर आसमान छूने लगता। अंधाधुन कमाई थी शेयर बाज़ार में होती है। एक वक्त ऐसा आया कि लोग नज़र रखते थे कि हर्षद मेहता कौन से शेयर ख़रीद रहा है, और लोग भी उसको ख़रीदते और खूब कमाई होती, और लोगों को पैसे भी मिलते, पैसे कमा रहे थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों की फिर नज़र आई कि आखिर हर्षद मेहता ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो इतने पैसे कमा रहा है, और ये पैसे शेयर मार्केट में लगा कहाँ से रहा, क्योंकि शेयर ख़रीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और हर्षद मेहता अपनी बुलंदी पर था, लगातार पैसे कमा रहा था, तब पहली बार इस घोटाले का पर्दाफाश जो किया वो किसी सरकार ने, किसी एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि एक जर्नलिस्ट ने किया। और इस जर्नलिस्ट ने पहली बार हर्षद मेहता के इस कच्चे चिट्ठे का खुलासा किया। पता चला कि हर्षद मेहता ने अपने बैंकिंग सिस्टम का किस तरीके से फ़ायदा उठाया और कैसे वो पूरा घोटाला करता था। होता ये था कि जब आम तौर पे जो बैंक होते हैं, तो एक बैंक के पास अगर नकदी कम है, पैसे कम हैं, तो वो दूसरे बैंक से उधार लिया करते थे, और वो उधारी जो है वो 15 दिन की हुआ करती थी। आम तौर पे लोन जो है वो 15 दिन का किसी को नहीं मिलता। हम आप अगर बैंक से जाएं तो 15 दिन के लिए कोई लोन नहीं होता। तो दो बैंकों के अंदर ये था कि अगर किसी के पास एक को पैसा चाहिए, नकदी कम है, तो दूसरे बैंक से वो उधार लेते थे। और उसके लिए करते ये थे कि वो एक बैंक का एक पेपर होता था, एक रसीद, एक बॉन्ड एक तरह से कहें। तो एक बॉन्ड, जैसे सपोज़ अगर 1 लाख रुपए एक बैंक को दूसरे बैंक से लेना है,
तो वो 1 लाख का एक बॉन्ड दूसरे बैंक के पास रख देता था कि ये आप रख लीजिए, और उसके बदले वो पैसे ले लेते थे। लेकिन बॉन्ड कभी कायदे से रखवाया नहीं जाता था, बल्कि एक रसीद होती थी, जैसे लिख के दे दिया एक बैंक मैनेजर ने कि 1 लाख रुपए चाहिए, हम 15 दिन के अंदर दे देंगे। दूसरे बैंक ने वो दे दिया, दूसरे बैंक को चाहिए इस बैंक से, इस बैंक को भी उन्होंने एक रसीद दे दिया। बॉन्ड जो उनके होते थे बैंक के, वो तो बैंक के पास ही पड़े होते थे, लेकिन एक आपकी मतलब ये कि गारंटी है तो एक रसीद काट के दे दिया करते थे। और उस रसीद के ऊपर बस एक पर्ची के ऊपर जो बिचौलिया क्या करते थे आमतौर पर एजेंट, तो एक बैंक से दूसरे बैंक इस तरीके से उधार लेते थे 15-15 दिन के लिए लोन, और 15 दिन में एक बैंक दूसरे बैंक को चुका देता था। ये जानकारी हर्षद मेहता को थी और हर्षद मेहता ने इसी का फ़ायदा उठाया। हर्षद मेहता ने क्या किया कि वो 15 दिन के लिए बैंक से लोन लेने लगा अपनी पहुंच की वजह से, और ख़ासतौर पर उसने ऐसे 2 बैंक को चुना मुंबई में। छोटे बैंक थे, बाद में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी उसने ये काम किया, लेकिन इन 2 छोटे बैंकों में उसने ये काम शुरू किया कि बैंक के जो आला अफसर उनको अपने साथ मिलाया और उनसे वो 15 दिन के लिए पैसे लोन लेता था बैंक से। 15 दिन का लोन कभी नहीं मिलता है, रूल के ख़िलाफ़ है, लेकिन हर्षद मेहता चुपचाप खामोशी से एक बैंक में जाता उससे कहता मुझे 15 दिन के लिए आप लोन दो। वो बैंक उसे 15 दिन के लिए पैसे दे देती। अब वो अमाउंट 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, लेकिन हर्षद मेहता ठीक 15 दिन के बाद उस बैंक के लोन को इंटरेस्ट के साथ जो कमाता था वो वापस कर देता था। ये सिलसिला चलता रहा। बैंक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं इसमें, क्योंकि बैंक को पैसे मिल रहे हैं और वो 15 दिन के लिए लोन ले रहा, 15 दिन के बाद चुका भी रहा है और साथ में प्रॉफिट भी दे रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो बैंक को लगा ये अच्छा धंधा है। था इलीगल, लेकिन अपने पहुंच की वजह से हर्षद मेहता ने बैंक से 15 दिन के लिए पैसे लोन पे उठाता और उसी पैसे को ले जाकर शेयर मार्केट में लगा देता, और जिस शेयर को वो ख़रीदता, एक तो उस वक्त आर्थिक नीति सारी चीज़ें बदल रही थी, शेयर मार्केट ऊंचाई पर था, तो उसका फ़ायदा होना शुरू हो जाता। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सीमेंट की कंपनी के 200 रुपये जिसकी कीमत थी शेयर की, वो अचानक हर्षद मेहता के ख़रीदने के बाद 9,000 तक पहुंच गई, तो 8800 रुपये एक शेयर पे प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनियों के शेयर, और हर्षद मेहता कॉलम भी लिखता, और वो कई बार ये भी करता कि अपने जो उसने जिस कंपनी में शेयर खरीदे हैं उसे बताता नहीं, लेकिन लोगों को कहता कि आप इस शेयर को ख़रीदो, इसमें जोखिम कम है, इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। हर्षद मेहता चूँकि इतना ज़्यादा कामयाब हो चुका था कि लोग उस पर भरोसा करते और उसके कहे अनुसार उन शेयर को ख़रीदते और उससे उनको प्रॉफिट भी होता। तो आँख बंद करके हर्षद मेहता पे लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया। जो शेयर ख़रीदते थे वो हर्षद मेहता का इंतज़ार करते कि ये कब किस पे हाथ रखे उसी शेयर को ख़रीदेंगे, और लोगों को फ़ायदा भी होता। हर्षद मेहता इधर बैंक से लोन लेता और जाकर उन्हीं शेयरों पे पैसा लगा देता और फिर प्रॉफिट कमाता, बैंक को वापस कर देता। ये सिलसिला चलता रहा। अब ये सिलसिला जब चल रहा था तब तक किसी को कोई डाउट भी नहीं था कि ये मामला है क्या, लेकिन एक जर्नलिस्ट जिसे ये लगा कि हर्षद मेहता इस तरीके से कमा रहा है पैसा, और आखिर कहाँ से ये पैसे ला रहा है जो इतने सारे शेयर मार्केट में लगा रहा है, उन्हें डाउट हुआ। उन्होंने जांच शुरू की। शुरू करते करते पता चला ये बैंक वाला चक्कर, कि ये 15 दिन के लिए लोन लेता है गैर कानूनी तरीके से, और बैंक भी इसमें मिले हुए, और फिर वो 15 दिन के अंदर वापस लेकिन पैसे जमा भी कर देता है, तो कोई बात ऊपर भी नहीं उठ रही है। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं तो सब कुछ अच्छे दिन होते हैं, जो बुरे दिन होते हैं तो फिर वो बिना बताए हुए आते हैं। कई साल तक 1992 में ये स्कैम का खुलासा हुआ और 84 से चल रहा है। करोड़ों रुपए हर्षद मेहता कमा चुका है। एक स्कूटर पर चलने वाला शख्स, महंगी गाड़ियों का, अब उसके पास काफिला है, मुंबई में सी फेस अपना पेंट हाउस है, आलीशान घर है, और बेइंतहा दौलत। यहाँ तक कि कहते हैं वो कि इलेक्शन में भी चंदा वंदा भी देने लगा था। बट ये सब कुछ चल रहा था। अचानक हुआ ये कि जिन बैंकों से ये 15 दिन के लिए लोन लेकर और उससे शेयर खरीदता था, शेयर मार्केट अचानक एक दिन गिर गया। धीरे धीरे शेयर मार्केट में गिराव आया। जो शेयर हर्षद मेहता की गारंटी होती थी कि खरीदते ही ऊंचाई पे जाएगी, वो शेयर भी लुढ़कने लगे। अब यहाँ पे 15 दिन वाली डील चल रही थी सालों से कि पैसा उठाया, अगर 1 तारीख को लिया तो 15 को वापस करना है। लेकिन जब शेयर मार्केट डूबा तो करोड़ों रुपए डूबे। अब उसमें हर्षद मेहता को वो बैंक को वापस पैसे लौटाने हैं।
लेकिन शेयर मार्केट डूब गया, पैसा डूब गया, वो बैंक को पैसे लौटा नहीं पाया। बैंक ने कभी ये सोचा नहीं था कि 16वें दिन क्या होगा, क्योंकि बैंक का भी अपना एक पूरा एक सिस्टम से चलता है कि सारे पैसे उठा के दे दिए, अब जो बैंक के अपने कस्टमर हैं, बाकी लोग हैं, उनकी ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी। तो हुआ ये कि जब शेयर मार्केट गिरा तो बैंक को वक्त पर हर्षद मेहता ने पैसे नहीं लौटाए। पहली बार बैंक के ऑफिशियल्स की हवा ख़राब हुई कि ये क्या हो गया, कैसे जवाब दें, क्योंकि एक तो उन्होंने चोरी छुपे गैरकानूनी तरीके से लोन दिया था। दूसरे बैंक का यही हाल हुआ। इस दौरान में अपनी पहुंच की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब 600 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका था हर्षद मेहता। इसी तरह शॉर्ट टर्म लोन लेकर उनको भी नहीं लौटा पाया। तो अब धीरे धीरे ये बैंक के घोटाले की कि इस तरीके से 15 दिन के लोन पे गैर कानूनी तरीके से हर्षद मेहता को पैसे दिए जाते थे और वो शेयर मार्केट पे लगा के उससे कमाता था और कुछ परसेंट उसका जो इंटरेस्ट था वो बैंक को लौटा देता था। ये बात जब बैंक को पैसे वापस नहीं मिले तो सामने आना शुरू हुआ। एक जर्नलिस्ट ऑलरेडी इस स्टोरी पे, उसने इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया और एक रिपोर्ट छाप दी। जब रिपोर्ट छपी तो हंगामा मच गया। बैंक के ऊपर एक पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी बैठी संसद भवन के अंदर कि ये मामला स्कैम है, बड़ा है, इसकी जांच हो। जांच की गई, फिर मामला CBI को गया। धीरे धीरे जब सारी चीज़ें हुई तो ये स्कैम सामने आया। तो पता चला कि 4000 करोड़ रुपए का ये घोटाला था। बैंक से 15 दिन के लोन पर पैसे लेकर उसको शेयर मार्केट में अपने शेयर खरीदने के लिए लगाना, ये ऑलरेडी गलत था। और फिर जब शेयर मार्केट डूबा, लुढ़का, तो बैंक के भी वो पैसे लुढ़ के बैंक वालों ने भी अब तकाजा करना शुरू किया। उसके बाद ये मामला खुला, संसद में हंगामा हुआ, जांच कमेटी बिठाई गई। इसी दौरान में हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि एक आंध्रा में एक चुनाव के लिए उसने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया था PV नरसिम्हा राव को घूस के तौर पर, ताकि इस केस और इस स्कैम से बचा जा सके। उसने बाकायदा बताया कि वो प्रधानमंत्री के घर गया था, बल्कि ऑफिस, एक ब्रीफ केस लेकर। उस दिन उसमें 67 लाख 67 लाख थे, क्योंकि 1 करोड़ पूरा कैश इंतजाम नहीं हो पाया। अगले दिन उसने बाकी के 33 लाख रुपए दिए और उनके सेक्रेटरी को दिया था PM के। PM ने खुद कहा था अपने सेक्रेटरी को देने के लिए, और ये पैसे PM को दिए गए। तो PM को एक तरह से घूस, इस पर और हंगामा हुआ। लेकिन PM ने और कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया। बाद में कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन हर्षद मेहता ने झूठा इल्ज़ाम अगर लगाया था तो उस झूठे इल्ज़ाम के लिए भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। खैर, इस पूरी जांच हुई, इंक्वायरी हुई। 70 से ज़्यादा फ्रॉड के मामले हर्षद मेहता के ऊपर लगाए गए। लेकिन धीरे धीरे करके वो एक एक करके शुरू में जेल गया, फिर ज़मानत पे बाहर आ गया। वापस आकर फिर से उसने शेयर मार्केट में यही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये था कि कुछ नहीं होगा, लोगों की याददाश्त से भूल जाएंगे। लेकिन फिर उसे कुछ वक्त के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। मामला चला, एक एक करके उसे बेल मिलता गया। 70 से ज़्यादा मामलों में सिर्फ एक मामला ऐसा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5 साल की सज़ा सुनाई और 25,000 का जुर्माना दिया। 4000 करोड़ का घोटाला करने वाला एक फ्रॉड, उसको सज़ा क्या मिलती है? इतने मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक में 5 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना। इसके बाद हर्षद मेहता को गिरफ्तार करके फिर वापस जेल भेज दिया जाता है और ठाणे में हर्षद मेहता को जेल में रखा गया था। कहते हैं कि इस घोटाले के पीछे और भी बड़े बड़े लोगों के नाम थे, और भी बड़े बड़े लोगों के हाथ थे। 4000 करोड़ का घोटाला, जिसने पूरा, उस वक्त बहुत सारे ऐसे जो शेयर के खरीदार थे वो डूब गए हर्षद मेहता की वजह से। कुछ के बारे में ये भी थी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन सिर्फ 5 साल की सज़ा होती है 70 से ज़्यादा मामलों में, 25,000 का जुर्माना। ठाणे जेल में रखा जाता है और 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 को रहस्यमयी तरीके से हर्षद मेहता की मौत हो जाती है। ठाणे जेल में ही रहते हुए उसको सीने में तेज़ दर्द होता है। उसको वहाँ से ठाणे के सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हर्षद मेहता की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे आज भी शक करते हैं। उनका कहना है कि ये मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, बल्कि वजह कुछ और है। लेकिन वजह क्या है आज तक सामने नहीं आया। लगभग 19 साल बीत गए, लेकिन एक शख्स ने पूरे शेयर मार्केट को हिला कर रख दिया इस स्कैम से। और ये पहली बार था, हर्षद मेहता वो शख्स था जिसकी वजह से बाद में शेयर मार्केट पे नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए कि कोई गलत इसका कारोबार तो नहीं कर रहा है, तब भारत सरकार को ज़रूरत पड़ी और हर्षद मेहता के इस स्कैम की वजह से ही एक सेबी बनानी पड़ी, जो शेयर मार्केट के ऊपर नज़र रखती है और जो कानून और बाकी चीज़ें बनाती है।
तो सेबी का जन्म हर्षद मेहता स्कैम के बाद हुआ, बल्कि यूं कहें कि हर्षद मेहता की वजह से हुआ। कहते हैं कि इससे बड़ा स्कैम शेयर मार्केट में ना उससे पहले हुआ ना अभी तक हुआ है, और इस स्कैम ने सरकार से लेकर हर एजेंसी तक को हिलाकर रख दिया था। इसी के ऊपर एक सीरीज़ आई है हर्षद मेहता की इस पूरे स्कैम के ऊपर। बहुत सारे लोगों आपने कहा था कि इसकी कहानी सुनाए, तो आज इसलिए ये कहानी, पर मैंने शुरू में ही कहा कि शेयर के बारे में बहुत ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं है लेकिन जो कहानी थी कि स्कैम क्या था वो आप तक पहुंचाना था। तो आज इतना ही कहानी में, कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।